अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। आज हम अपने सिलेबस का स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि स्टार्ट जो हम करेंगे वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अभी मैं वो चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ। उसके अंदर आपको कॉस्ट का इंट्रोडक्शन होगा। बेसिकली कॉस्ट है क्या, कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या फीचर, इसके अंदर बाकी जो बुक के चैप्टर्स होंगे वो उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, क्या अब हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, काउंट ले रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। नाम देखें। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। इसको ये क्या, अब सबसे पहले तो हमें ये चीजें समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर कर दें। मुझे मुझे आवाज आ रही है? आवाज में तो कोई मसला नहीं आ रहा? मुझे इस चीज की क्लियर कर दें आपके फिर मैं स्टार्ट करूँ। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? हेलो? ठीक है, ठीक है, सही है। इसके लिए ये कंफ्यूजन कर रही थी, आवाज ठीक है तो तो सबसे पहले हमें क्या बात समझनी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सबसे पहले एफआर वन पढ़ी भी होगी, ठीक है, तो आइडिया तो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है, हम एक सिस्टम है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमने इसके तरफ फोकस किया होता है, सारा पास्ट डाटा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इसका फोकस किसकी तरफ होता है, पास्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ होता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं तो हमने रिकॉर्ड किसका करना है, समराइज किसका करना है और बाद में रिपोर्ट करना है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, उनको रिपोर्ट किस रिपोर्टिंग में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने 5 चीजें सीखी। हमने कहा जी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा, फिर मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे। तो वो बनाए किसलिए जाएंगे, ताकि जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं उनको पता लग सके कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे क्या हो रहा होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिजनेस में काम नहीं कर रहे, तो उनको भरोसा चाहिए कि हाँ भाई ये लोग जो जिनको हमने काम करने को दिया है, जिनको हम मैनेजर्स कहते हैं, क्या वो सही तरीके से हमारी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई बेईमानी तो नहीं हो रही। तो इसलिए हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं ताकि उनको हम देख सके कि काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली और बाकी भी यूजर्स होती है, टैक्स वालों में टैक्स चाहिए। ठीक है, कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो उसने इन्वेस्ट करना है तो वो देखेगा कंपनी जब परफॉर्म कर रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है मैं कहूँगा ठीक है भाई, आप जो है वो ठीक चल रहे हैं मेरे साथ, तो ठीक है। लोन वाले हैं, ठीक है, तो लोन वाले बंदे को क्या देखना है कि भाई इसको मैं लोन दूं या ना दूं, क्या इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है इसलिए लोन ले ले। ठीक है, मैं इसको लोन दूं तो भाई ये मुझे वापस कर देगा, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा। तो हर यूजर की एक अपनी क्या है जरूरत है, लेकिन ये तमाम लोग कौन है जो कंपनी के अंदर नहीं बैठे हुए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रही है। अब कुछ इंटरनल यूजर्स भी हैं जिनके लिए हम ये काम करते हैं, लाइक जो है जैसे हमने कहा इन्वेस्टर हो गया, या फिर आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। तो वो जॉब सिक्योरिटी की वजह से क्या कर रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारी यहाँ पे जॉब सिक्योर है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, या नहीं कर पा रही। ठीक है, तो उसके लिए फिर आते हैं मेन चीज जो हमने समझी, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसके, वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में इसी बातचीत करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस
बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जो है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम पता है क्या है? खर्चों के पीछे भागना, कहाँ कितना खर्चा हुआ है, तो तमाम खर्चों का रिकॉर्ड रख। ये किसका जिम्मेदारी है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की जिम्मेदारी है कि किस जगह पे कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये हमने डिफाइन कर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सोनली फोकस किसके ऊपर करता है? अपने खर्चों के ऊपर, के बिजनेस में किस किस जगह पे कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, ताकि हमें पता लग सके जो भी मैं गुड्स बना रहा हूँ या गुड्स मैं बेच रहा हूँ या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनमें मैं कितने पैसे खर्च कर चुका हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है खर्चों के ऊपर नजर रखना। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम? उसका खाली काम ये नहीं है कि खर्चे हो गए, अच्छा ठीक है, वो बात करेगा यहाँ पे इतना खर्चा ही क्यों हुआ, किस जगह पे कितना खर्चा करना चाहिए, कितना हो गया है, अगर हमने क्या सोचा है उससे कुछ डिफरेंट खर्चा हुआ है तो क्यों हुआ है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले ने चीजों को मैनेज करना है। ही शुड मैनेज कि भाई क्या क्या चीजें हैं हमारी, किस जगह इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। तो हम कितने कितने खर्चे करें, क्या जितना मैंने खर्चा सोचा था उसकी लिमिट में ही हम खर्चा कर पाए? अच्छा। फिर कई दफा क्या होता है, जितना खर्चा हमने सोचा होता है उससे कम खर्चा होता है, फिर हमारा सवाल क्या है, इतना कम खर्चा, इतना ज्यादा एस्टिमेट लगा रखा था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो होगा वो हर चीज के ऊपर नजर रख रहा होगा और उसके ऊपर फोकस कर रहा होगा कि क्यों, किस वजह से खर्चा हो रहा है। तो जैसे होता है ना, लेकिन वो होती है हर चीज पे नजर रख रही होती है कि अच्छा जो है यहाँ पे इस बंगले में क्या हो रहा है, उस बंगले में क्या हो रहा है, इसके घर में आज क्या होगा, उसके घर घटा हो गया है। तो ये समझता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला ना कंपनी की हुआ इधर हर चीज में नजर रखनी होगी क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है, सेंसिटिव कंपनी से। तो इसने हर चीज के ऊपर जो है ना नजर रखनी है, कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ हुआ, ज्यादा हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बना के देनी है, फिर फ्यूचर के एनालिसिस किसने कर रही है कि कंपनी चलेगी किस राह पे, किसने डिसाइड करना है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे फंक्शन है ना, तो हम जरा पढ़ भी लेते हैं कि ये बातें क्या कर रहा है। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहले बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग and analysis of the financial transaction process. The focus is on recording of historical past transactions. इसमें सारा फोकस किस पर करना है, जो हमारी past transactions है। फिर हमारे पास क्या आया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग focuses on producing financial statements for publication outside the business. The financial statement must comply. अब इसके लिए बन रही है जो बिजनेस से बाहर के लिए। The financial statement must comply with all applicable accounting standards and regulations to show consistency with other businesses. तो हमने क्या करना है, जो भी उस मुल्क के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, जो भी उसके रेगुलेशंस होंगे, उसको हमने फॉलो करना होगा और उसकी बेसिस पे हम जो है अपने बिजनेस को रन करेंगे। फिर आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ने क्या कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट। सिर्फ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, a monetary valuation or assessment of resources and their allocation, products, services, inventory और other items। और हमने एलोकेशन करी कि कौन से खर्चे किस जगह से ताल्लुक है, प्रोडक्ट बनाने पे कितना खर्चा हुआ या सर्विस प्रोवाइड करने पे कितना खर्चा हुआ, इन्वेंटरी पे हमने कितना खर्चा किया और हमने अदर एक्सपेंसेस किए हैं तो उसके पर कितना खर्चा हुआ। तो ये खर्चे आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा किस जगह खर्चे हुए। ये नहीं कहेगा इसका यहाँ पे इतना खर्चा ही, ये क्यों की बातें नहीं करेंगे, ये सिर्फ खर्चे बताएगा इस जगह पे इतना खर्चा। चलो ठीक है। और एज with management accounting the information produced is used inside the और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है ये कंपनी के अंदर ही रहती है। हम बाहर सिर्फ इसकी समरी जो होती है सिर्फ वो बताते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनती है सिर्फ समरीज होती है, डिटेलिंग मौजूद नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल आपने लोगों ने अकाउंटिंग पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, तो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम लिख रहे होते हैं फॉर एग्जांपल रिसीवेबल्स, तो वहां पे टोटल रिसीवेबल लिखे आ रहे होते हैं कि कब बैलेंस शीट जब आप चेक करते हो तो वहां पे लिखा होता है कि टोटल कंपनी ने कितने पैसे अपने डेटर से रिसीव करते हैं।
लेकिन ये नहीं उसके अंदर दिखाई दे रहा होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि किस बंदे से कितने कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो हर डिटेलिंग नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें समरीज होती है, वो ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकते। लेकिन जब यहाँ पे आगे, यहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल होगी, क्या है, क्या हिसाब है, किसने कितने कितने पैसे देने हैं या किस किस से कितने पैसे लेने हैं, तो ईच एंड एवरी डिटेलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे मौजूद है। And this gives business information about how much it costs to produce a particular good or service. उससे हमें पता लग जाता है कि हम एक प्रोडक्ट या एक जो सर्विस हम प्रोवाइड करें उसमें। And as with management accounting, the information produced is used inside of consider management accounting इसी information को इस्तेमाल करके आगे काम कर रही होती है, अपने फैसले कर रही होती है, डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। फिर लास्ट क्या आ गया हमारे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज बाय द मैनेजर्स टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट मोर इफेक्टिवली, ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके, ताकि जो भी डिस्क्रिपेंसीज आ रही है या जो हमने सोचा था, एक विजन आपकी मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड किया होगा, वो विजन लेके हमारे जो ऑपरेटिंग जो स्टाफ होगा वो उसको लेके चला होगा, फिर उसको हमने आपस में मैच किया होगा, फिर हमने देखा होगा कि आया हम जो हमें टारगेट्स दिए गए थे उसको मैच कर सके या नहीं कर सके। अगर कर सके तो अच्छी बात है, टारगेट और ज्यादा हम अच्छा बना देंगे अगली बार एज अ मैनेजर। ठीक है, लेकिन अगर बुरा परफॉर्म किया होगा तो फिर हम देखेंगे इसने बुरा परफॉर्म क्यों किया। ये भी मैनेजमेंट का काम है, तो उसके पीछे रीजनिंग के पीछे होगा कि व्हाट इज द रीजन, वो रीजन। फिर अगर रीजन उसको ऐसी लगी कि भाई मैंने ही टारगेट को बहुत सब कर दिया था, तो फिर वो उसको रिवाइज करेगा टारगेट। तो हर किस्म की डिसीजन मेकिंग करना कि कंपनी किस तरह चलाई जाएगी, कहाँ पे पूरे टारगेट चेंज करने की जरूरत है, कि सारे काम इसके मैनेजमेंट में। ठीक है, ताकि वो अपनी कंपनी को बेहतर से बेहतर तरीके से चला सके। एंड दिस फोकस ऑन बोथ पास्ट एंड फ्यूचर डाटा। एंड इसके अंदर आप पास्ट डाटा का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का काम तो सारे पास्ट डाटा को उठाएगा, पास्ट डाटा को एनालाइज करेगा और उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करेगा कि आने वाले साल में मेरी कितनी सेल्स होनी चाहिए, आने वाले साल में मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, आने वाले साल में मेरे एक्सपेंसेस कितने खर्च होने चाहिए, किस चीज को मुझे कंट्रोल करने की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी चाहिए कम करनी चाहिए, सारा किसकी बेस पे होगा, पास्ट डाटा की बेस पे जो है मैनेजमेंट टेस्ट लेगा। And the information may be commercially sensitive or is not available to external parties, और कभी भी external parties को इसके बारे में कोई information provide नहीं करते हैं। And note क्या दिया वो नीचे छोटा, financial accounting is required by law for companies whereas management accounting is not। सबसे important फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करना है, IAS 16 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के लिए IAS 36 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम IAS 38 इस्तेमाल कर रहे हैं, IAS 40 है, IAS 2 है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है जिनके तहत हम चल रहे हैं। एक स्पेसिफिक रूल्स है, एक स्पेसिफिक रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना ही करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपल्सरी नहीं है, पार्ट बाय लॉ तो बिल्कुल ही नहीं है। जिसकी मर्जी है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करे, जिसकी मर्जी ना करे। फिर किराना स्टोर वाला है वैसा काम तो करे, ठीक है, तो उसका छोटा सा बिजनेस है, तो उसको देखते हैं, वो देखेगा कैश इनफ्लो आउटफ्लो, शायद उसका भी हिसाब ना रख रहा हो, ठीक है, जितने से पैसे देते हैं आदमी खर्च करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी भी कंपल्सरी नहीं है, इसके ना कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन, आप इसको जिस मर्जी तरीके से करना चाहो, ठीक है ना। तो क्या ये वाली बातें सबको क्लियर है, इसमें किसी का कोई सवाल हो, सिर्फ इन चार से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, हम आंसर करें। अगर नहीं है, क्लियर है सबको, तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर ना साथ साथ मैसेज में जवाब देते रहना, ताकि मैं थोड़ा हाँ भाई आप अटेंटिव हो क्लास में, ठीक है। क्या सबको क्लियर है? क्या ठीक हो? अच्छा, आगे चलते
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है? थोड़ा बहुत आपने क्यूएम के अंदर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। इंफॉर्मेशन डाटा होता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो क्यों कन्वर्ट करते हैं? तो अब क्या करते हैं, द इंफॉर्मेशन यूज मैनेजर्स फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डाटा आता है, वो रॉ फॉर्म में आता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके पर काम करते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट तरीकों के साथ, तो इस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट फिर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपनी प्लानिंग के लिए नंबर वन क्या है आपकी, प्लानिंग, देन कंट्रोल एंड देन डिसीजन। तो हम उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे होते हैं, इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने प्लानिंग की कि हमने काम आगे किस तरीके से करना है। क्या अगर मेरा जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई है वो स्ट्रेटेजी मेरी कामयाब जा रही है और मैं उससे प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ, तो मैं उसी प्लानिंग को आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर वो बैकफायर कर रही है, क्या करना है, मुझे अपनी प्लानिंग के अंदर चेंज लेकर आना। तो वो सारी किस तरह हमें पता नहीं, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो इंफॉर्मेशन जब मेरे पास आएगी तो उसको मैं यूटिलाइज करूंगा और उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, प्लानिंग करूंगा। अब प्लानिंग किस तरह होगी, ये भी पढ़ लेते हैं जरा। कहते हैं व्हाट मैनेजर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड हाउ रेलेवेंट दैट इंफॉर्मेशन इज टू मैनेजर। हमने सारा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या, और उसको सिर्फ जो चाहिए सिर्फ उसी से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होगी उसको प्रोवाइड की। And the more sophisticated and applicable to change a business case, the more it will be benefit timely and accurate information. जितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे, जितना टाइमली उस चीज को भेजा जाएगा, उतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट क्या कर सकेगी, उस चीज को आगे चला सकेगी और अच्छे तरीके से एक कंपनी को रन कर सकेगी। And management require information for three essential activities. वो तीन essential activities क्या है हमारी, नंबर वन प्लानिंग, नंबर टू कंट्रोल एंड नंबर थ्री डिसीजन। प्लानिंग क्या करती है, मैनेजर्स प्लान अ कोर्स ऑफ एक्शन रादर देन जस्ट लेटिंग थिंग्स हैपन। ये नहीं कहना अच्छा जो हो रहा होने दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना भाई। प्रॉपर प्लानिंग की जाए कि मैंने चीजों को लेकर चलना किस तरह है, किस बंदे को क्या जिम्मेदारी देनी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसे नहीं है जब कोई भी नोट आएगा कोई भी काम करेगा, नहीं। हर एक को उनकी जेडीज बताई थी, जेडीज क्या होती, जॉब डिस्क्रिप्शंस के उन्होंने करना क्या है अपने काम के अंदर, ठीक है। लेबर होगी, लेबर यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है। तो हमने गार्ड रखा होगा तो बाहर हिफाजत कर रहा होगा, स्टोर कीपर होगा वो इन्वेंटरी की तो उसका क्या देख रहा होगा, देखभाल कर रहा होगा कि कोई चीज खराब है। तो हर एक को उसकी एक्सपर्टीज के मुताबिक हमने क्या देना है, काम देना है, ठीक है। हायर भी करना है, हायर कैसे करेंगे, ऐसे ही उठा के किसी को नहीं हायर कर लेंगे। हायरिंग करने के लिए भी हमें क्या चाहिए भाई, वो जो प्रॉपर बंदा कॉम्पिटेंट है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उसको बिठाएंगे। लाइक हमें सॉफ्टवेयर के लिए कोई बंदा चाहिए, तो मैं जाके वहां पे जॉब नहीं कर सकता, आई एम नॉट द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, आई एम नॉट आईटी एक्सपर्ट, ठीक है। मुझे अकाउंटिंग आती है, मैंने अकाउंटिंग सीखी हुई है, ठीक है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, उसका टीचर, उसके ऊपर मैंने काम किया है, मैंने उसके ऊपर पढ़ाया, तो मैं यही काम कर सकता हूँ। मैंने जो एज ए स्टूडेंट सीखा था अब उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ, तो मैंने सिर्फ अकाउंटिंग सीखी थी अपनी लाइफ में, मैंने इसके ऊपर काम सीखा था, तो मैं आईटी का बंदा नहीं, मैं आईटी के ऊपर काम नहीं करूंगा। अब मैनेजर डिसाइड करेगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी, ठीक है ना। अब किसी ने एक छोटी डिग्री की होगी, किसी को तो बीकॉमर होगा, तो बीकॉमर को जाके एकदम मैनेजर नहीं बना सकते आप, ठीक है। या बीकॉमर को आप आगे सीईओ नहीं बना सकते। आपको क्या करना है, आप देखना, अच्छा यार इसने बीकॉम कर रखा है, इसको छोटी पोस्ट दे देते हैं, अच्छा ये बंदा है इसने सीए किया है, इसको मैं बड़ी पोस्ट मैनेजर बना देता हूँ या असिस्टेंट मैनेजर बना देता हूँ। तो जेडीज बड़ी डिपेंड करती है और वो आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक होंगे, तो मैनेजमेंट का काम लोगों को हायर करना, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। एंड दे डिसाइड on the best use of resources under their control and state this as a plan। वो डिसाइड करेंगे किस रिसोर्स को मैंने किस जगह इस्तेमाल करना है, कौन मुझे कहाँ ज्यादा फायदा दे सकता है, तो मैं वो चीज तो जो मुझे जहां ज्यादा फायदा दे रहा होगा मैं उसको वहां यूटिलाइज करूँ, ठीक है, ताकि मैं अपनी कंपनी को ज्यादा अच्छे तरीके से रन कर सकूं। फिर प्लान,
बनेंगे, फिर उसके मुताबिक प्लान बनाएंगे। अच्छा ये काम ये बंदा कर सकता है, ये काम बंदा ये काम कर सकता है, ठीक है। अब मैंने सबकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड कर दी है, डिसाइड कर दी है। अब उनको मैंने बताना है भाई तुमने ये काम करना है। मिस्टर ए आप ये काम करें, मिस्टर बी आप ये काम करें, मिस्टर सी आप ये काम करेंगे। उनको बता दिए हमने काम। आप काम बता के भी भूल नहीं जाना, ये भी नहीं करना कि अच्छा जी काम बता दिए कहानी खत्म। नहीं 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 नहीं, वो काम दे दिया है। अब उनको हमने बजट्स भी दिया, ठीक है। प्लान में बजट्स भी आ जाते हैं कि भाई किस डिपार्टमेंट को, लाइक हमने परचेज करनी है तो परचेज का हमने एक स्पेशल कोटा रखा होगा, हमने बंदे हायर किए हुए एम्प्लॉयज को मैंने कितने पैसे देने हैं उसकी मैंने एक बजट बना रखा होगा, ठीक है। मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए इसका मैंने एक बजट बनाया होगा कि इतनी सेल्स, बजट सेल्स होनी चाहिए। हमने वो भी हमारी प्लानिंग कर रहे, हमने हर चीज को प्लान किया होगा। सेल्स इतनी होनी चाहिए, इन्वेंट्री हम इतनी बनाएंगे, ठीक है, बिकनी इतनी चाहिए, ठीक है, सैलरी इतनी देनी है, इतने खर्चे हमारे आने वाले हैं, अच्छा बिजली का खर्च इतना होना चाहिए। मतलब हर चीज के हमने क्या की, प्लानिंग की। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तब कामयाब है जब उसने एक अच्छी प्लानिंग कर रखी। फिर जो मैंने तो काम दिए, जिम्मेदारी दी, अब जिम्मेदारियां देखिए भूल जा, प्लानिंग की भाई, अच्छा जी प्लानिंग करके मैंने बता दी ये ऐसे करना है, उसके बाद में बैठ गया ऐसे करके। अच्छा जी कंपनी चलो चलो चलो, plan है, हो रहा है, हो रहा है। जैसे हम अपनी लाइफ के साथ करते हैं तो अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियस लेते नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं जो सी लाइफ चल रही है चलने दो। पाकिस्तान की खास तौर पे वहाँ सेम है, किसी को कोई टेंशन नहीं क्या चल, महंगाई होती है, जो हो रहा है जैसे हो रहा होता है। नहीं, कंपनीज में ऐसा नहीं चलेगा। कंपनीज में क्या करना है, फिर उसको कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल में क्या आएगी, मॉनिटरिंग, कि जो मैंने जिम्मेदारियां जिस बंदे को दी है, फिर मैंने चेक करना है कि क्या वो जिम्मेदारियां उनकी पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो उसको प्लान मैंने सेट करके दिया था, क्या वो उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो भाई फिर जाहिर सी बात है, फिर उसको जो है हिसाब किताब भी लेना उसका, भाई काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। जो तुम्हें काम दिया गया था वो इतनी स्पीड से क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है, क्यों नहीं चल पा रहे हो वैसे। तो क्वेश्चनिंग करनी है। अगर वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे आपने प्लान करके दिया, तो आपने मॉनिटरिंग करनी कि हाँ भाई जो मैंने उनको काम दिए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह से उनको बताया गया। इम्प्लीमेंटेशन क्या कह रहे हैं, कंट्रोल में क्या कहते हैं, प्रोग्रेस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड आफ्टर द प्लान हैज बीन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू फीडबैक इंफॉर्मेशन टू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट द प्लान। तो जो रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे उनको प्लान के साथ हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर प्लानिंग के मुताबिक हम चल रहे होंगे तो कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है भाई तू सही काम कर रहा है। अगर वो प्लानिंग से पीछे चल रहे होंगे तो फिर से सवाल जवाब होगा, ये कर रहे हैं ऐसे। और अगर प्लानिंग से ऊपर चले गए, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमने प्लान थी उससे भी आगे निकल गए, फिर हम अपने देखेंगे बैक ट्रिगर प्लान बनाया, कहीं हमने प्लान गलत तो नहीं बना। फिर हम अगले साल उसके मुताबिक जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक फिर प्लान, ठीक है। तो कंट्रोल क्या करें, progress needs to be monitored after a plan has been developed and implemented through feedback and information to compare the actual results against the plan. An action taken to keep the progress on track or implement improvements. और अगर आपको लग रहा है कि भाई जो इनको मैंने डेडलाइन दी है या जो इनको मैंने जिस तरीके से काम करने को कहा है उस तरीके से लोग काम नहीं कर पा रहे, अगर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको समझाएं जाके कि उनके अंदर क्या कमी, देखें जाके उनको। और अगर उनमें कोई कमी पेशी है ठीक करेंगे, या तो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं, ताकि वो अपने टारगेट को टाइमली क्या कर सके, अचीव कर सके। देन उसके बाद क्या आ गया, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या करें, हर स्टेज पे क्या है डिसीजन मेकिंग, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा हमने बिजनेस किस चीज का करना है। हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या करना है, तो सबसे पहला काम ही है डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले तो हम फैसला करेंगे हमने करना है। फिर वो काम करने के लिए मुझे कौन कौन लोग चाहिए, किनको क्या क्या जिम्मेदारियां देनी है, किस तरीके से हम चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा अगर कोई चीज नहीं सही हो पा रही तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसका भी फैसला आपने करना है। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है, कोई नई चीज लॉन्च करनी है बीच में, तो उसका भी फैसला आपने करना है।
तो मैनेजर का काम हर स्टेज पे हर चीज के बारे में डिसीजन मेकिंग करना है कि कौन कौन से काम कैसे कैसे किए जाएंगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा जिससे मैं अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ और उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली बातें क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। बड़े साथ साथ बताते रहना है, मैंने फिर आपको कहा कि मुझे ना रिस्पॉन्स साथ साथ आपने करना है ताकि मुझे पता हो। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर प्लीज कर लें, ठीक है। आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर वन, हम क्वेश्चन नंबर वन पढ़ लें। क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं पहले। कहता है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रबीज क्वालिटी बेकरी as used in the consider Ravi's role as the owner and manager of Ravi Quality Bakery. Bakery हमने खोली है information, he may need to operate his business successfully. Classify क्या क्या करना है? What I have to classify? Classify the kind of information as supporting either planning, control or decision. Okay? हमने क्या करना है, बताना है इनमें से कि ये प्लानिंग स्टेज है, कंट्रोल स्टेज है या डिसीजन मेकिंग की स्टेज है। ठीक है, सबसे पहले a summary of suppliers floor prices of Rabi to use when selecting a supplier। हमने एक समरी प्राइस सप्लायर्स की जिसमें हर एक की प्राइसेस अवेलेबल थी ताकि हम क्या कर सके, कोई सप्लायर सिलेक्ट कर सके। तो ये किसका पार्ट है, प्लानिंग का, कंट्रोल का या डिसीजन मेकिंग का? क्या लगता है, क्या जवाब होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड। हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिसीजन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करेंगे। सेकंड पे आ जाते हैं, नंबर टू, a report comparing the planned and actual number of RQP employees overtime hours। हमने जो प्लानिंग की थी कि वो कितने ओवरटाइम लगाएंगे और कितने ओवरटाइम हो गए, इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो ये कौन से है, प्लानिंग है, कंट्रोल है या डिसीजन मेकिंग है? बताएं। यार ये सिर्फ बाकी भी दोनों साथ और उसके बाद आप भी बोला करें मतलब, ठीक है, आपने भी आंसर करना, आप भी क्लास का हिस्सा है। ठीक है, ताकि ये रहे कि हाँ भाई आप भी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ एक ही बच्चा है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं चाहूंगा कि सारे इसके अंदर क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट करो। तो बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब क्या है, कंट्रोल। ये कंट्रोल में आ गया, क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंट्रोल है कि हाँ भाई जो कहा था, जो प्लान मांगे थे उसका मुताबिक काम हुआ कि नहीं, तो ये कंट्रोल ही। ओके, नेक्स्ट, a spreadsheet the B is preparing that contains the budget for the next year। अब नेक्स्ट ईयर का बजट बना रही है, ये किस चीज का पार्ट, प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, प्लानिंग, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, a report showing invoices issued to overdue customers have not been paid। आपको चेक करें कि भाई इन्होंने अभी तक पे नहीं किया है, ये कौन हो, ये प्लानिंग हो रही है, कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग की जा रही है? हाँ जी, हमारा से मैं रिपीट करता हूँ। एक रिपोर्ट है जिसमें हम इनवॉइसेस शो कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी तक पैसे ही नहीं पे किए, अभी पैसे पे करने हैं। तो ये क्या है, प्लानिंग है या कंट्रोल है या डिसीजन मेकिंग है? जैसे एज रिसीवर एनालिसिस भी हम कहते थे, अगर आईटीए में याद हो किसी को बोला।
तो ये किसका पार्ट मिलेगा, प्लानिंग का, कंट्रोल का, या डिसीजन मेकिंग का? बिल्कुल ठीक है, साथ कंट्रोल है ये, बिल्कुल कंट्रोल के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, a report showing a summary of competitors selling prices that Ravi uses when considering an increase in RQB selling price। एक समरी रिपोर्ट है कंपेटिटर्स की कि भाई वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, और अब उसको यूज करते हुए अब हमने देखना है कि हमने इंक्रीज करनी है सेलिंग प्राइस या नहीं करनी, या कब करनी। वेरी, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, पढ़ते हैं। बातें थोड़ी सी कुछ बातें हम कर चुके हैं, कुछ नई बातें इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मैनेजर एंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक इंक्लूडिंग प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। मेनली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हम प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड जनरली refers to information related to management accounts. And the management accounting information includes budgets, forecast, variance analysis, and cost accounting. मेनली चार चीजों के ऊपर बेस करेंगे। बजट्स क्या है, बजट हम किसके लिए बनाते हैं, फ्यूचर के। क्या मैनेजमेंट ने पास्ट डाटा भी देखना है और फ्यूचर भी देखना है और करंट को भी देखना है, वो हर जगह देख। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने बात की थी, वो सिर्फ पास्ट देखता है, ये पास्ट भी देखेगा, करंट भी देखेगा और फ्यूचर भी देखेगा। तो बजट किसका हिस्सा है, बजट हम जो बनाते हैं एक्शंस बनाते हैं किसके लिए, फॉर फ्यूचर पीरियड। आज काम करेंगे किसके लिए, फ्यूचर के लिए काम करेंगे कि भाई हमें फ्यूचर में इस तरह से चीजें लेकर चलेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, बजट्स बोलते हैं। Although we tend to think of budgets in monetary terms, budgets may relate to other quantified factors such as time। जरूरी नहीं है कि बजट सिर्फ पैसे से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, लेकिन कितने टाइम में हमें कोई काम कंप्लीट करना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए चीज। तो बजट हर चीज का, खाली पैसों का नहीं हो, बजट तो खाली पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ कुरियर में प्लान ड्राइव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद इन अ प्लान ऑफ बजट टाइम ऑफ 4 आवर्स। उसे 4 घंटे में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का सफर है उसमें तय करना है कितने घंटों में, 4 घंटों। लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल को एक टारगेट बना हुआ है, फैसल मूवर्स एक बस सर्विस है, ठीक है, फैसल मूवर्स एक टारगेट बनाया हुआ है कि भाई वो इस्लामाबाद से चलेगी और लाहौर पहुंचेगी कितने घंटों में, 4 घंटों। तो ये इसका प्लान किया हुआ है। फिर हमने इसको बाद में कंपेयर कर लें क्या वो 4 घंटों में लाहौर पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही, और अगर नहीं पहुंच पा रही तो नहीं पहुंच पा रही, उसको सवाल करेंगे। तो बजट सिर्फ ये डिसाइड करना है कि उसने फला काम कितने टाइम में करना है या कितनी कॉस्ट लगानी है। फिर दूसरी चीज क्या आती है, फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या है, अब प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। फोरकास्ट क्या होता है, अंदाजा लगाना, ठीक है, फोरकास्टिंग कर रहे हैं फ्यूचर के। फोरकास्टिंग हमेशा होती है, ये भी फ्यूचर से। फोरकास्ट क्या है भाई, हम जैसे कोई मैच देख रहे होते हैं, ठीक है, तो मैच की मेरी बातें करते हैं, ठीक है, हमारा कल हार हुआ है, लेकिन सिर्फ फोरकास्ट क्या होता है कि भाई जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच चला, आपने पहले से फोरकास्ट किया होगा कि पाकिस्तान मैच में क्या करेगा, कितने को बुरी परफॉर्मेंस देगा, ये मैं ऑलरेडी पता, ठीक है। तो लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, वेदर फोरकास्ट भी हो सकता है, वेरी गुड, वेदर फोरकास्ट है। या किसी मैच की फोरकास्ट करें कि भाई अच्छा जैसे आप मैच होगा, आज होगा पाकिस्तान का श्रीलंका का है, तो हम डिसाइड करेंगे अच्छा यार आज पाकिस्तान श्रीलंका से जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये एक फोरकास्टिंग है। या पाकिस्तान आज कितना स्कोर करेगा, ये एक फोरकास्टिंग है। शाहीन आज कितनी विकेटें लेगा, ये एक फोरकास्टिंग है। तो हम क्या लगा रहे हैं, अंदाजा। जैसे ना वो लफ्ज है इसके लिए टेवा लगाना,
ठीक है ना, टेबल लगा रहे हैं, अच्छा यार ये होगा कि नहीं होगा वो अलग कहानी है, assumptions लेनी है। ठीक है, तो assumptions जो होती है हमारी वो क्या होती है, तो ट्रस्ट होता है, कभी होगा वैसा कभी नहीं होगा, तो ये एक क्या है, अंदाजा है। फिर वेरियंस एनालिसिस क्या है, जिसके अंदर हम डिफरेंसेस लेते हैं, इसके बारे में, एक्चुअल और प्लान चीजें, ठीक है ना, हमने इसके अंदर डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान फिगर्स। हमने जो प्लानिंग की थी, तो सोचा था उसको एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि हमने क्या अच्छा परफॉर्म किया या बुरा। इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। इसके ऊपर हम एक चैप्टर भी आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, compare actual time versus budget time for couriers, investigate why some of the journeys took longer than the expected, and update plans for the future। और लास्ट हमारे पास क्या गई, एक मिनट, सब कंट्रोल भी प्लान फिगर को एक्चुअल फिगर से कंपेयर नहीं करता। हाँ, कंट्रोलिंग के अंदर ही आएगा ना, वेरिएंस एनालिसिस इज अ कंट्रोल प्रोसीजर। यस, इट्स अ कंट्रोल प्रोसीजर। ये कंट्रोलिंग ही कर रहे हैं बेसिकली। ये हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि भाई जो काम कहा गया वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हम वेरिएंस के थ्रू चेक कर रहे होते हैं कि जो टारगेट सेट किए गए थे, जिस तरह कहा गया था वैसे काम हुआ है या नहीं हुआ। यस, वेरिएंस एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। देन लास्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड एक्टिविटीज। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली जो डिफरेंट प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आजकल की कंपनीज को एक किस्म का प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही होती है, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट आई है, या हमने कोई जर्नी की है तो उसके लिए कितना खर्चा है, तो कॉस्ट के ऊपर नजर रखेगा, कॉस्ट के सारी इंफॉर्मेशन, ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का काम है कि वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करे और मैनेजमेंट वाले को प्रोवाइड करे। तो यहां तक किसी का कोई मसला, कोई सवाल, एनीवन, एनी क्वेश्चन? अगर आपको क्लियर है तो क्लियर लिख के भेज दीजिएगा। क्या है, ठीक है, सही, क्लियर, गुड। चलें, आगे चलते हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट तो करवा लेते हैं, हमने कहा लो जी हमने इसको हमने इम्प्लीमेंट करवा लिया, अब इम्प्लीमेंट कराने से हमें मसला क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है। अब जरा थोड़ी सी लिमिटेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशन पहली क्या है, टाइम एंड कॉस्ट। देखो, अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मुझे स्पेशल बंदे हायर करने, अगर मैं वो स्पेशल बंदे हायर ना करूँ, मेरे को अच्छा नहीं करता, ना टाइम लगेगा इसके ऊपर, ना कोई खर्चा होगा, ना कुछ होगा, तीन चीजें चलती रहेगी, लेकिन उसमें इफेक्ट पड़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन पहले क्या है कि प्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, छोटी मोटी दरमियानी कंपनी होगी तो उसका तो चल ही जाएगा। पेप्सी टाइप की कंपनी का क्या, जिसके अंदर करोड़ों की सेल्स होगी, लाखों की सेल्स घंटों में हो रही होती है, तो उसका हिसाब रखना, उसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग हिसाब रखना, बंदे हायर करना, फिर एक बहुत बड़ा डाटा इकट्ठा होता है, उस डाटा को स्टोर करना, वो एक बहुत टाइम टेकिंग भी है, कॉस्ट भी खर्च हो रही होती है, हर चीज। तो प्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्स टाइम, व्हिच मींस इट कॉस्ट मनी, जब टाइम लगेगा खर्चा। तो कोई जो भी आप एम्प्लॉय रखोगे वो तो आपके पास काम करेगा नहीं, कैसे लेगा उस चीज को। ठीक है, तो टाइम टेकिंग भी है और खर्चे भी इसके अंदर होते हैं। अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। काम ऐसा करो जिससे हमें फायदा ज्यादा मिले, अगर फायदा ज्यादा नहीं मिल रहा और खर्चा ज्यादा हो रहा है तो ऐसा काम हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम गैदर नहीं करेंगे जो मुझे फायदा कम दे और उसके ऊपर खर्चा मेरा ज्यादा हो।
ऐसे तो फायदा नहीं, तो अपने नुकसान हो रहा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बात करूं मैं, हम क्या करते हैं, हम समझे एक बस सर्विस चल, बस सर्विस के अंदर ना एक टिकट चेकर रख लेते हैं। टिकट चेकर हमने क्यों रखा है, उसको रखने का मकसद क्या था कि भाई वो क्या करे, वो हर बंदे की टिकट चेक करे कि जो बस में सवारी कर रहे हैं क्या उनके पास टिकट मौजूद है या टिकट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उस बंदे को फॉर एग्जाम्पल मैं देता था, ऐसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं। हमने कहा जी मैं उसको खर्चे के लिए पैसे देता था, कि मैंने उसको हायर किया हुआ था, उसको मैं क्या दे रहा था, सैलरी दे रहा था। ठीक है, मैं सैलरी इसको कितनी दे रहा था, मैंने कहा जी मैं उसको सैलरी दे रहा था महीने की 50,000। और वो महीने की 50,000 की सैलरी में क्या चीज देख रहा था, वो कह रहा था जी मैं टिकट चेक किया, अच्छा उसका ये। हमने एक चीज नोटिस की, वो नोटिस क्या की कि एक बस है, उसमें सारा दिन चलती है, और सारा दिन में मुश्किल से कोई दो पैसेंजर्स ऐसे निकलते हैं जिन्होंने टिकट नहीं लिया होता, टिकट लिए बगैर सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो दो टिकट फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक टिकट जो है वो 40 रुपए का है, तो दो बंदे डेली का मेरे से 40 रुपए का, मेरा जो है 40 रुपए की एक टिकट है, तो दो बंदे डेली ऐसे निकल आते हैं जो टिकट लिए बगैर सफर करते हैं, तो डेली का मेरा नुकसान कितना हो रहा है, 80 का। अब 80 रुपए का मेरा डेली नुकसान हो रहा है, जिसके लिए मैंने टिकट चेक कर रखा है 50,000 पे। डेली का है तो 30 दिन लगा लो, तो 30 दिन पे कितने पैसे हो, हमने कहा जी 80 × 30, तो हमने कहा जी 2400 रुपए बचाने के लिए मैंने 50,000 रुपए ऊपर लगा दिए, तो ये तो बेवकूफी है भाई। तो ऐसा टिकट चेकर रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये मैं अपना टाइम जाएगा, मैं ऐसी चीजों पे अपना टाइम जाया करूंगा, मैं टिकट चेक करने लूंगा, मैं कहूंगा 2400 का नुकसान होता होंगे, कोई बात नहीं, उस 2400 को बचाने के लिए 50,000 रुपए जो खर्च करूंगा वो ज्यादा जो है वो मसला ठीक है क्या। तो हमने कॉस्ट इफेक्टिव काम करना है, तो ऐसी चीजें हमने इंप्लीमेंट करनी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो मुझे बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, दिस मींस दैट the benefits and savings it delivers should exceed the cost of providing the information, उससे ज्यादा फायदा मुझे मिलना चाहिए, इससे कम फायदा नहीं मिलना चाहिए। However, placing an accurate value of information is difficult and its impact unlikely to be predictable, and ऐसी बात है, हम जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं हमें ये नहीं पता वो हमें कितना फायदा दे सकती है, कम फायदा भी दे सकती है, ज्यादा भी दे सकती है, तो उसके लिए फिर हम प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और फिर उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटीज भी करती हैं तो वो पास डाटा के बेस पे लगी होती है, तो उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो इम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं होगा तो फिर ऐसी चीज नहीं करेंगे, ऐसे अंदर करते हैं। फिर दूसरी लिमिटेशन क्या है, बेस्ड पास्ट इवेंट है भाई, पास्ट डाटा है, हो सकता है आजकल ट्रेंड ही चेंज हो गए, अगर ट्रेंड चेंज हो गया फिर क्या करोगे, पास्ट डाटा हम यूज कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो पता लगे जी उसका बिल्कुल टेस्ट ही चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके डायनामिक्स ही चेंज हो चुके हैं। ठीक है, नई लेटेस्ट कोई चीज आ चुकी थी, तो ऐसे में फिर हम पास्ट डाटा का इस्तेमाल करके जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन करें वो तो बिल्कुल ही गलत निकलेगी। तो ये एक लिमिटेशन जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सिर्फ पास्ट की कर सकते हैं, अगर फ्यूचर की भागे तो नहीं कर सकते, तो इसमें भी मसला, तो ये रिस्की है। तो क्या कहता है, much of the information supplied to management is based on what has happened, जो हो चुका है, and this is risky क्योंकि जरूरी नहीं वही बार बार, and the business environment is dynamic and constantly changes, and the past might not be reliable indicator of what will happen in the, और ये हमारे लिए एक रिलायबल इंडिकेटर हो सकता है ना हो सके, अगर कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट नहीं है फिर तो चल जाएगा, अगर ऐसे हम आईटी डिपार्टमेंट में लाइक बैठे हैं तो आईटी में तो हर रोज कोई नई से नई इनोवेशन आ रही है, तो उसमें पास डाटा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशन है जो कॉस्ट अकाउंट, इसमें कोई मसला अभी तक, यहाँ तक मुझे बता दें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल।
नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? नो वे टू नो इफ समथिंग सिग्निफिकेंट इज मिसिंग। आपको इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, तो मुझे ये नहीं पता कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको मान कर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, हो सकता है वो इनकम्प्लीट, हो सकता है उसके सारे एस्पेक्ट्स ना क्लियर किए गए। तो अगर सारे एस्पेक्ट्स नहीं क्लियर हुए तो फिर भी एक मसला है। तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मेरे सारे एस्पेक्ट क्लियर हो, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है वो हर लिहाज से कंप्लीट है। तो क्या कहता है, द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू मैनेजमेंट इज अनलाइकली टू बी कंप्लीट, and this is because there is almost always something relevant happening in the business environment that those supplying the information is are unaware of. कई दफा हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर चीज के बारे में हर वक्त अप टू डेट रहें। कभी किसी चीज के बारे में अपडेटेड होंगे, कभी किसी चीज के बारे में अपडेटेड नहीं होंगे। तो जितनी इंफॉर्मेशन हम तक आएगी हम तो सिर्फ आगे वही प्रोवाइड कर सकते हैं और वही इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल a new captain may be about to enter the market, हमें नहीं पता कोई नया मार्केट में एंट्रेंट आ जाए तो मेरे मुकाबले आके खड़ा हो गए। मैं बिजनेस चला रहा हूँ, अभी तक मैं सोच रहा था मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है, लेकिन किसी ने वही चीज मेरे मुकाबले में लॉन्च कर दी। ठीक है भाई, जब लॉन्च करेगा तभी पता लगेगा, उससे पहले मैं उसके बारे में कोई फैसला कोई प्लानिंग नहीं करूंगा। जब वो आ जाएगा मार्केट में फिर उसके ऊपर वो प्लानिंग स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं रेडीली अवेलेबल नहीं हो सकता उसके साथ। देन रिलेटेड टू क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम रिपोर्ट्स। अब आजकल का दौर इसका कंप्यूटराइज सिस्टम चलते हैं। ठीक है, अब हर चीज मैनुअल, अब वो मैनुअल रजिस्टर बनना बंद हो गए, अब हर चीज क्या कंप्यूटर में चल रही है। एक्सेल है, आपके सॉफ्टवेयर डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, चीजें इनपुट करते हैं। जब हम कंप्यूटर पे कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हम उसके ऊपर ज्यादा सवाल भी नहीं कर पाते। एक बंदा होगा तो बंदे ने कुछ दिया होगा तो बंदे से सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम के अंदर है और सिस्टम की रिपोर्ट बना के दे रहा है तो उससे क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकते। क्या कहता है कि computer system produce much more of the information supplied to management. A report produced by a computer system is often presented very professionally, which can cause managers to accept that change as a time. Correct? वो तो प्रोफेशनल वे में करते थे कि लंबी लंबी रिपोर्टें बना के जो हो सकता है वो देते। आजकल जैसे तुम लोगों को तो नया नया शौक चढ़ा हुआ है चैट जीपीटी का, फिर आजकल एक और नई चीज है ये जेमिनी की चीज है ये। ठीक है, तो तुम लोगों को तो सबसे ज्यादा शौक उस चीज का होता है। अच्छा कोई चीज नहीं समझ रही है, चैट जीपीटी जिंदा हुआ, जेमिनी जिंदा हुआ। ठीक है, और जब वो कोई आंसर देते हैं ना तो उसके ऊपर जो है यकीन भी ज्यादा जल्दी करने लग जाते हैं। हालांकि मैंने उसको खुद टेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे जवाब हैं। तो कभी भी चैट जीपीटी पे या इन चीजों पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप उससे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। अगर आप क्वेश्चन कर भी लोगे आर यू श्योर, तो उसका आगे जवाब नहीं देता, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, उसके 10 तो जवाब गलत चेंज हो गई। ठीक है, तो मैं तो चीजों को ज्यादा अभी फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर अपने पर यकीन होना चाहिए। तो खुद इतना कॉम्पिटेंट बनो कि आपको चैट जीपीटी की जरूरत है, तो खुद को इतना अपने कॉम्पिटेंट बनाना है। ठीक है। However, if inaccurate or insufficient data is input into the computer system, the report produced will not provide accurate or complete picture. अब ऐसी बात है, जो डाटा आप इनपुट करेंगे तो इंसान ही होगा ना, अगर उसके अंदर सही डाटा इनपुट ना हुआ हो तो ऐसी बात है वो भी रिपोर्ट बना के देगा तो भी सही नहीं। तो ये भी एक मसला आता है, तो ये भी क्या है, इसका ड्रॉबैक है। फिर based on the assumption that may now be invalid, कई सारे assumptions ऐसी हम चल रही थी जो शायद अब तक invalid हो चुकी। ठीक है, मतलब लाइक आसान अल्फाज में बात करूँ ना, एक इंसान है, एक इंसान के बारे में आपने राय बनाई, अरे ये तो बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी। ठीक है, और हर कोई उसको खड़ूस कह रहा है, खड़ूस कह रहा है, तो उसको पता लग गया यार अच्छा मैं तो खड़ूस किस्म का आदमी, तो अपने अंदर बदलाव लेकर आ। ठीक है, बदलाव लेकर अपना चेंज लेकर आप लोगों को खड़ूस पाना है ना, वो समझ करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है यार अच्छा यार मैं भी अब आजकल ना जेंसी के साथ वाइब करूंगा। ठीक है, तो मैं भी जेंसी जैसा बनूंगा ताकि जेंसी भी कूल गए और ये गए। ठीक है, तो चेंज लेकर आ। ठीक है, लेकिन आप अभी तक उसी assumption पे चल रहे हो, उस बंदे को उसी नजरिए से देख रहे हो, क्योंकि आप
वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो आपके ऊपर जो पहला इंप्रेशन पड़ चुका हुआ ऐसा पड़ चुका हुआ, आप उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज आती है। assumptions जो होती है वो पिछली चल रही होती है, हालांकि उनके अंदर क्या आए होते हैं, चेंज आते हैं। जैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है पहले कुछ और कुछ और होगी, बेहतर होगी, लाइक पहले एकदम बहुत ज्यादा महंगाई होती है, महंगाई इतनी तेजी से नहीं होगी, अब उसके अंदर एक ठहराव आया है पिछले एक साल के अंदर। ठीक है ना, कई चीजें, कुछ चीजें सस्ती भी हुई है। ठीक है, फिर आपके कंपेटिटर्स जो है उनके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। आपने कंपेटिटर ज्यादा सोचा था, कंपेटिटर मार्केट से ही आउट हो चुका हुआ है, आपको पता ही कुछ है। ठीक है, फिर बिहेवियर लोगों का चेंज होती है, कस्टमर का एटीट्यूड चेंज हो चुका, तो उनके टेस्ट में बदलाव आ चुका होता है, लेकिन आप अभी तक वो पुरानी assumption लेके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते जा रहे हो। पहले उनको क्या था, जीन्स की पैंट पसंद थी। ठीक है, कस्टमर जीन्स की पैंट बहुत ज्यादा पसंद करता था, अब क्या है, वो आजकल वो आ गई, खुली खुली बैगी पैंट्स आ गई है, और वो क्या है, कस्टमर डिमांड, यस, वो उसके अंदर चेंज आ गया। ठीक है, आजकल वो है, कौन सी वो है, जीन्स, एक कॉटन जीन्स आ चुकी हुई है, तो उसने जीन्स की जगह चेंज कर दी। अब जीन्स वाले कहेंगे हमारी सेल्स वैसी होगी जैसे पहले होती थी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को टेस्ट में, लोगों की जो एटीट्यूड है उसके अंदर चेंज आता है, और हम जो होते हैं वो पुरानी assumptions को लेके आगे चल रहे हैं। ये हमारा क्या है, और कस्टमर डिमांड हमारी क्या होती है, चेंज। और आजकल के दौर में तो खास तौर पर। फिर ओवर रिलायंस ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसीडर ही नहीं कर रहे। हालांकि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सप्लाई टू मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल, सारी पैसे की बेस पे, इतना पैसा इसमें खर्च होगा, इतनी सेल्स होगी, ऐसे होगा। मेरा मेन फोकस जो होगा वो इन्हीं के ऊपर ज्यादा चल रहा होगा। ठीक है ना, इनके ऊपर मेरा ओवर रिलायंस है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर सेल्स में बी डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तब तो ये भी तो एक हमारा डिपेंड कर रहा है फ्यूचर की सेल। अगर कस्टमर जो होगा वो बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेगा, तो कैसे आगे चलेगा। तो उसका आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना बड़ा जरूरी है। अगर सेटिस्फाइड है तो फ्यूचर में आएगा। तो सेटिस्फेक्शन इज नॉट एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट्स ए नॉन फाइनेंशियल, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Although the information supplied to management has limitation, that does not mean it has no value. ठीक है, कई सारी इंफॉर्मेशन है जिनकी लिमिटेशन, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू है, फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे और उनको इस्तेमाल करते हुए ही आगे चलेंगे। जनरेटिंग मोर इंफॉर्मेशन विल लीड टू वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जितने अच्छी इंफॉर्मेशन होगी उतने हम अच्छे डिसीजंस आने वाले पल में ले सकेंगे। और ये वाली बातें क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल, एनीवन, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? कि आगे चल, कॉस्ट यूनिट और पीस, कॉस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन क्या है? एक अच्छे मैनेजर की निशानी क्या है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास मुझे कौन क्या क्या खर्चे करने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज मुझे रिक्वायर्ड होंगे वो चीज प्रोड्यूस करने के लिए या वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और उसके मुताबिक हमें क्या करते हैं, फैसले करते हैं। जब मुझे पता होगा मेरे ये रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को बेहतर इतना खर्चा आएगा, तो ये हमारे पता होगा तो हम चीजें आगे लेके चल सकते हैं। पर हमें क्या इंफॉर्मेशन मुझे लिए चाहिए क्या, इससे क्या होगा, अगर मुझे पता है क्या खर्चे होंगे तो उससे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मैंने सेलिंग प्राइस क्या रखी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, मतलब मेरा खर्चा कितना होगा, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, तो कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला के सेलिंग प्राइस हम क्या कर देंगे, डिसाइड करेंगे। अच्छा,
मेरा खर्चा आ रहा है 80 रुपए का, चलो यार 100 रुपए का बेच देते हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट। ये हम डिसाइड कैसे करेंगे जब मुझे अपनी जो है कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद पता होगी कि एक यूनिट पे कितने रुपए का खर्चा होगा है। फिर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये भी डिसाइड करना है कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा हमारी कोशिश होगी पहले उसको बनाए। ठीक है, कई दफा हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज निकल आते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए मैंने अपने आप को मैक्सिमाइजेशन की तरफ कैसे जाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस तरह करना है, वो डिसाइड करेंगे। तुमने देखना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मुझे बनाना चाहिए, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसमें मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, किसमें मैं कम टाइम इन्वेस्ट करूँ, वो भी आपने देखना है। एंड टू हेल्प विद कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है। ये नहीं है कि अच्छा जी अन्यथा खर्चा करो, नहीं। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए एक आपने लिमिट सेट करी कि भाई ये काम कितने पैसों में आप कंप्लीट करेंगे। ये हम बात करेंगे टारगेट कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर। ठीक है, जब टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे तो वहां पे हमने बात करेंगे कि हमने कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। हम एक कॉस्ट डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जी मैंने लैपटॉप्स बनाने थे, ठीक है, लैपटॉप बनाने में कितना खर्चा होना चाहिए ये पहले से प्री डिसाइड करना है। अब भाई इतना खर्चा हम करेंगे, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। अच्छा, इसमें जो स्क्रीन होगी स्क्रीन के ऊपर इतना पैसा खर्च करना है, इस क्वालिटी का इतनी कीमत में लेकर आना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मार्केट रिसर्च के थ्रू हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फला क्वालिटी का लैपटॉप में कितने पैसों में बना सकते हैं ना? और फिर कोशिश भी करेंगे इतने खर्चों में हम अपना लैपटॉप जो है वो ठीक है। फिर हम अगर हमारे पास ये कॉस्ट यूनिट की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हम प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, फिर बजट्स आने वाले कल के रियलिस्टिक बना सकते हैं कि भाई अगर मैंने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं या 10,000 लैपटॉप बनाने हैं तो 10,000 लैपटॉप बनाने में इतना खर्चा आएगा, कितने खर्चे में हम अपना काम कर सकते हैं, मुकम्मल कंट्रोल। तो क्या कहता है, मैंने इंफॉर्मेशन help to calculate a realistic budget and the need to know how much the intended output of cost unit will cost and what resources they will need and whether the organization can afford। तो हर चीज पता लग जाएगी, रियलिस्टिक बजट क्या है हमारा, कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में हमारी डिमांड कितनी है, क्या हम मार्केट डिमांड को मीट करने के लिए क्या हमारे पास इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि हम इतने ज्यादा यूनिट्स बना सके जितनी मार्केट में मेरी डिमांड है। वो सारी चीजें भी हम देख लेंगे अगर मेरे पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं? चलिए जी, आगे चलते हैं। बजट, बजट के बारे में पहली बात कर चुके हैं। प्लान एक्सप्रेस इन मॉनेटरी और क्वांटिटी टर्म्स। तो एक प्लान हम बनाएंगे जिसके अंदर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर या क्वांटिटी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बजट होंगे। सेल बजट हो सकता है कि हमने सेल्स आने वाले कल में कितनी करनी है, या प्रोडक्शन हम कितनी करेंगे, या खर्चे हमारे किस चीज पे कितने होने चाहिए, उसका एक बजट बनाएंगे। तो इनके हम बजट बना रहे होते हैं। फिर हम आगे से लेबर का बजट बना रहे होते हैं कि लेबर के ऊपर हमने कितने पैसा खर्च करने हैं, या लेबर कितने टाइम में एक यूनिट उसको कितने टाइम में बनाना चाहिए, उसका एक प्लान बना के देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बजट जो है करेंगे। लेकिन इसमें अच्छी चीज क्या है कि जो बजट का चैप्टर है ये आपने नहीं पढ़ना, ये आप बिया के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि जो पुराना एमएफए था अब वो बिया में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये बजट वाला चैप्टर जो है ये हमारी कॉस्ट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बजट होता क्या। ठीक है, बजट को आपने जो डिटेल से पढ़ना है वो बिया के अंदर। क्या तक बात है क्लियर? क्या तक मसला? आज पहला दिन था।
आज पहले दिन में हमने बहुत ज्यादा बातें कर दी, तो भी इतना आपने खत्म कर। अभी आपका टारगेट क्या है कि इसको एक बार आपने रिवाइज कर, ठीक है, इसको हम रिवाइज कर देंगे और कल फिर आगे नया नई चीजें आ रही है तो नई चीजों को नए दिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना हजम करेंगे, दिमाग में उठाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर सैटरडे आपका टेस्ट डे है। एवरी सैटरडे विल बी अ टेस्ट डे, जिस दिन हम टेस्ट क्लियर करेंगे। तो हर सैटरडे आपने रेडी रहा करना है टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी भाई इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए भाई वापस। अच्छा ठीक है, मैं नोट्स बेटा ग्रुप में सेट करता हूँ।